सुप्रभात छात्र मित्रों, मैं मलिक रियाज फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। छात्र मित्रों, हम व्याकरण पढ़ रहे हैं, तब हम ये व्याकरण के अंदर आता एक नया जो पोर्शन है उसको हम आज पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है वाक्य विचार। वाक्य विचार के बारे में अगर पढ़ते हैं तब हमको पता है, हमने आगे भी देखा है छात्र मित्रों के शब्द के अनुसंधान में हमने काफ़ी सारी चर्चाएँ की है आगे। वैसे ही हम आज वाक्य के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो छात्र मित्रों मेरे साथ जुड़िएगा। शुरुआत में यहाँ पर दिया गया है छात्र मित्रों के विभिन्न शब्द का सानुसित ध्वनि समूह जिसमें विशेष अभिप्राय का बोध होता हो वो वाक्य कहलाता है। यानी कि विभिन्न शब्दों का सानुशासित ध्वनि समूह, यानी कि जिसकी व्यवस्थित एक हार हो, या एक जिसको हम गुजराती में भी कहेंगे कि जिसकी एक गोठवनी हो, वैसे एक सुशासित ध्वनि समूह जिसमें विशेष अभिप्राय का बोध होता हो उसे हम वाक्य कहते हैं। छात्र मित्रों, वाक्य में विभिन्न शब्दों का सार्थक प्रयोग होता है। हम जानते हैं कि वाक्य में काफ़ी सारे ऐसे शब्द होते हैं कि जिसका विविध सार्थक प्रयोग किया जा सकता है। कहीं कहीं लंबे लंबे वाक्यों से छोटे छोटे अर्थ निकलते हैं, तो कहीं कहीं अति लघु वाक्यों से लंबे अर्थों का भी बोध होता है। छात्र मित्रों, कभी कभी एक वाक्य में भी हम सारी बातों को समझा सकते हैं। वैसे ही दूसरी तरफ अगर हम देखें तो दूसरी ओर हमको ये भी समझ में आता है कि एक छोटा सा वाक्य मिलकर भी कभी लंबे अर्थ को प्रतिपादित कर सकता है। रात के बाद सूर्योदय काल के प्रकाश में सुगंधित फूलों के रंगों से वह वाटिका खिल उठी थी। इस वाक्य से यही अर्थ निकलेगा कि सुबह रंगीन पुष्प वाटिका में खिले। सुबह होते ही रंगीन जो पुष्प है वो वाटिका में खिले हैं। बचाओ, यह भी एक वाक्य है। इस वाक्य में कौतूहल, रहस्य, रोमांच और आतुरता, आह्वान और प्रेरणा का आर्तनाद जैसी स्थितियाँ गौण है। इसमें आर्तनाद जैसी स्थितियाँ को गौण माना गया है। छात्र मित्रों, शब्द भाषा की प्रारंभिक अवस्था के प्रतीक है। शब्द जो है वो भाषा के प्रारंभिक अवस्था के प्रतीक होती है। वह उसकी विकास अवस्था के सभ्यता के विकास के साथ वाक्यों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है, और वाक्य का हमारे जीवन में काफ़ी महत्व माना गया है। छात्र मित्रों, विभिन्न लोग विभिन्न प्रकार के वाक्य रचनाकार भाव प्रकाशन करते हैं। विभिन्न वाक्य रचनाकार विभिन्न भाव को प्रकाशित भी करते हैं। शिक्षितों की वाक्य रचना व्याकरण सम्मत होती है, और शिक्षितों की अगर हम देखें तो वाक्य रचना सम्मत होती है। व्याकरण के सामान्य नियम होते हैं जिनसे वाक्य रचे जाते हैं, और व्याकरण के काफ़ी सारे ऐसे नियम होते हैं जिसमें वाक्य हम बना सकते हैं। स्पष्टता वाक्य रचना की सबसे बड़ी विशेषता है। अगर हम स्पष्ट नहीं बोल सकते, वाक्य के अंदर हम स्पष्ट अपने आप को हम प्रतिपादित नहीं कर पाते, या हम अपनी साबिती नहीं दे पाते, तो हम वाक्य को व्यवस्थित नहीं बना सकते। ये अंदेशा आ सकता है। संक्षिप्तता, माधुर्य और संतुलन आदि भी वाक्यों के गुण हैं। और ये सारी चीज़ें, सबसे पहला संक्षिप्तता, यानी कि कम वाक्यों के अंदर हम अपनी बात को कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरा कि हमारे वाक्य में माधुर्यता है। दूसरा कि हमारे वाक्य के अंदर संतुलन कितना है। ये सारी बातें को वाक्य के गुण कहा गया है। ये ही सारी चीज़ें हैं जो वाक्य को एक गुण संपन्न बनाती है। वाक्य में आकांक्षा, योग्यता एवं क्रम इनका होना अत्यावश्यक है। वाक्य के एक पद को सुनकर अन्य को सुनने की स्वाभाविक ललक ही आकांक्षा है। जैसे दिन रात परिश्रम करते हैं, वाक्य में अधूरापन है। दिन रात परिश्रम करते हैं, इस वाक्य में एक अधूरापन है। सभी दिन रात परिश्रम करते हैं में आकांक्षा की पूर्ति हुई है, और सभी दिन रात परिश्रम करते हैं, इसमें आकांक्षा की पूर्ति हुई है। सभी की आकांक्षा थी प्रत्येक वाक्य में शब्द, पद, अर्थ बोधन के पूर्ण सहायक होना चाहिए। जैसे मजदूर लकड़ी से
दूध दोहता है, इसमें योग्यता का अभाव है, क्योंकि लकड़ी से दूध नहीं दोहा जा सकता है। अंततः मजूर भैंस से दूध दोहता है। यह वाक्य योग्यता संपन्न हुआ है। छात्र मित्रों, इसी प्रकार क्रम का विधान भी वाक्यों से अत्यावश्यक यह है। जैसे हलवा मैंने खाया कब, इसका क्रम में हलवा कब खाया ही उचित होगा। यानी कि अगर वाक्यों के क्रम को भी इधर से उधर कर दिया गया तो वाक्य ठीक से हम समझ पाते नहीं है छात्र मित्रों, और वाक्य का विग्रह होता है। छात्र मित्रों, वाक्य के विग्रह के कारण हम कभी भी अपने वाक्य को अच्छी तरह से नहीं यानी कि जुटा पाते। तो आज हम देखेंगे कि वाक्य के विग्रह के अंदर, जिसमें हम एनालिसिस भी कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में एनालिसिस कहते हैं, कि वाक्य के शब्दों, पदों एवं वाक्यांशों को अलग अलग करके उनका पारस्परिक संबंध बताना वाक्य विग्रह कहलाता है। पारस्परिक संबंध बताना वाक्य का विग्रह है। इसमें वाक्य विश्लेषण भी कहा जाता है और इसे वाक्य विश्लेषण को कहा भी जाता है। प्रत्येक वाक्य से कोई ना कोई अभिप्राय अवश्य निकलता है। कोई ना कोई, प्रत्येक वाक्य से कोई ना कोई अभिप्राय अवश्य निकलता है। इसी अभिप्राय को दो खंडों में विभाजित किया गया है। एक तो उद्देश्य वाक्य और दूसरा है विधेय। एक उद्देश्य है जिसका हम सब्जेक्ट भी कहेंगे, हमने गुजराती में भी पढ़ा है छात्र मित्रों, फिर भी ठीक से इसको हम अच्छे से हिंदी में भी पढ़ेंगे। वाक्य क्या वह खंड जिसे, यहाँ से आपको ये व्याख्या आपने अपनी कॉपी में लिखना है कि वाक्य का वह खंड जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। ये कि वाक्य का जो एक खंड जिसके अंदर कुछ कहा जाता है उसे हम वाक्य का उद्देश्य कहते हैं। वाक्य का वह खंड जिसमें उद्देश्य के विषय में प्रकाश पड़ता है, वाक्य का वो खंड है जिसके उद्देश्य में एक प्रकाश पड़ता है, विधेय कहते हैं। जैसे कि मोहन दौड़ता है, मोहन जो है वो मोहन दौड़ता है, इसमें लिखा गया है। इस वाक्य में मोहन उद्देश्य है और दौड़ता है वो विधेय है। हम ये जान सकते हैं। यहाँ पर उद्देश्य की बातें बताई है। उद्देश्य यानी कि सब्जेक्ट, इंग्लिश में जिसे हम कहेंगे। उद्देश्य क्या, प्रधान अंश कर्ता होता है। कर्ता जो है वो कर्ता उसमें प्रमुख होता है। कर्ता विस्तार तय उद्देश्य की स्थिति रहती है। जैसे दशरथ पुत्र वीर राम ने रावण को मारा, इसमें दशरथ के पुत्र वीर राम ने उद्देश्य है और रावण को मारा वो विधेय है। विधेय में क्रिया तथा क्रिया का विस्तार कर्म सहित होता है। विधेय जो है उसमें जो क्रिया का विस्तार है वो क्रम सहित होता है। जैसे कि क्रम हुआ कि उद्देश्य में कर्ता का 4 प्रकार के प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि उद्देश्य में कर्ता किस तरह से 4 प्रकार से प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि संज्ञा से, कि राम एक संज्ञा है, राम घर जाता है। सर्वनाम से, सर्वनाम यानी कि वह, यहाँ नाम के जगह पर सर्वनाम का उपयोग किया, यानी कि वह लौट आया होगा। कौन, पता नहीं, जिसका नाम नहीं है। विशेषण से, बुद्धिमान यानी एक विशेषण है। ये क्या है, बुद्धिमान एक विशेषण है। यहाँ पर किसी का नाम दिया गया नहीं है। बुद्धिमान सफलता प्राप्त करते हैं, यहाँ बुद्धिमान व्यक्ति की बात की है, मगर कौन बुद्धिमान हो सकता है वो हमें पता नहीं है। इसलिए पहला तो संज्ञा जो है, संज्ञा से यहाँ पर उद्देश्य मिलता है, यानी कि कर्ता के 4 प्रकार से प्रयुक्त होते हैं, जिसमें संज्ञा से भी प्रयुक्त होते हैं। सर्वनाम क्या, यानी कि वह लौट आया है, आया होगा। विशेषण से बुद्धिमान सफलता प्राप्त करते हैं। और क्रियार्थ संज्ञा, दौड़ना एक अच्छा व्यायाम है, यानी कि क्रियार्थ यानी कि क्रिया का भाव यानी कि दौड़ना जो है। तो हम यहां देखेंगे छात्रों मित्रों कि जिसमें राम, वह, बुद्धिमान और दौड़ना, राम एक संज्ञा के रूप में, वह यानी कि सर्वनाम के रूप में, बुद्धिमान एक विशेषण के रूप में और दौड़ना एक क्रिया होने के रूप में हमारे सामने आया है। इसी कर्ता का 4 रूपों में विस्तार होता है, जिसे हम कर्ता विस्तार भी कहते हैं
है, जिसे हम कर्ता भी कहते हैं। ऐसा ही कर्ता विस्तार यहाँ होता है। जैसे कि विशेषण से अगर हम देखें तो ईमानदार लड़का गया। संबंधक विशेषण से हम देखेंगे कि जापान का सिपाही मारा गया, यानी कि जापान सिपाही था, कहाँ से जुड़ा हुआ था? जापान से जुड़ा हुआ था। तो संबंधक बोधक विशेषण इसे हम कहेंगे छात्र मित्रों। सामाधिकरण से यानी कि बादशाह औरंगजेब क्रूर था, यानी कि इसमें जो औरंगजेब है, औरंगजेब का जो स्वभाव है वो क्रूर बताया गया है। पदबंध से खाकी खाकी नेकर वाले चपरासी ने कर्ता की ही भांति, कर्म का यहाँ पर विस्तार होता है, यानी कि खाकी खाकी पदबंध यानी कि पद बने हुए हैं। जैसे कि खाकी खाकी एक पद, नेकर वाले चपरासी, नेकर वाले चपरासी ने कर्ता की भांति। यहाँ पर पदबंधता होने के कारण ये हमें उद्देश्य का बोध कराता है छात्र मित्रों। अब हम देखेंगे छात्र मित्रों विधेय। विधेय के अंदर हम देखेंगे छात्र मित्रों कि विधेय हम किसे कहेंगे। तो सबसे पहले अगर विधेय वाक्य को हम देखेंगे तो विधेय का की रचना प्रक्रिया निम्नलिखित प्रकार से होती है। अगर विधेय की अगर हम रचना देखेंगे तो वो निम्नलिखित प्रकार से यहाँ पर की गई है। जैसे कि क्रिया से, क्रिया यानी कि गाय आई, गाय का आना ये एक क्रिया हुई। कर्म और क्रिया से, जैसे कि गाय घास खा गई, सकर्म क्रिया के होने पर, बराबर, जैसे कि गाय आई, उसने घास खाकर वापस चली गई, कर्म भी हो गया और उसके अंदर क्रिया भी दर्शाई जाती है। कर्म के विस्तार और क्रिया से, जैसे कि कर्म को का जो विस्तार है वो विस्तार क्रिया से भी दर्शाया जाता है। जैसे कि गाय थोड़ी सी कुछ घास खा गई, गाय आई थी मगर विस्तार थोड़ी सी कुछ घास कुछ खा गई। पूरक और क्रिया से भी होता है। वह तेज भाग गया या भागा, वह तेज भागा। वह बहुत धीरे चलता है, वह डरते डरते चढ़कर गिरा। जो शब्द कर्ता का विस्तार करते हैं वे ही कर्म का विस्तार भी करते हैं। जो कर्ता को आगे बढ़ाते हैं छात्र मित्रों वही कर्म को भी आगे बढ़ाते हैं। वाक्य में हमेशा यही होता है। जैसे बुद्धिमान पुरुष ही यह भेद जानते हैं। इसमें बुद्धिमान शब्द कर्म के काम का भी विस्तार करता है और करता भी है। तो क्रिया के विस्तार एवं क्रिया से, घोड़ी तेज दौड़ी, उसमें बहुत अच्छा गाया। विधेय में इसी प्रकार के विस्तार भी किया जाता है और यही कारण है जिसमें क्रिया विशेषण भी होता है छात्र मित्रों। जिसमें क्रिया में आप ये जान सकते होंगे कि तुम वहां क्यों जा रहे हो, तुम वहां क्यों जा रहे हो। क्रिया है और विशेषण है। तुम हो, तुम जो है वो कर्ता के भांति है और वहां क्यों जा रहे हो। विशेषण के वह बहुत हकलाता है, हकलाना एक विशेषण के रूप में यहां पर प्रयुक्त हुआ है। वैसे ही क्रुदंत के अंदर हम देखेंगे छात्र मित्रों तो वह रोता हुआ जा रहा था, वह रोता हुआ जा रहा था। वैसे ही अगर क्रिया की विशेषता हम सूचक वाक्यांश वह बहुत ही घबराहट में गया है। क्रिया विस्तार करण संप्रदान अपादान या अपादान अधिकरण कारक के अनुसार भी होता है। ये कारक के अनुसार भी इसको माना गया है छात्र मित्रों। जैसे करण के रूप में हम देखेंगे कि महेश ने कुल्हाड़ी से उसे मारा, महेश ने उसे कुल्हाड़ी से मार दिया। संप्रदान के अगर तौर पे हम देखें तो नीरज के लिए साइकिल लाया हूं। नीरज जो है वो कर्ता के अनुसंधान में है और साइकिल का लाना ये संप्रदान के हिसाब से है। आपादान अपादान वर्मा जी मकान से गिर पड़े, यानी कि वर्मा जी गिरे मगर कहां से, मकान के ऊपर से गिरे। अधिकरण के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो वह रेल की छत पर बैठा था, वह रेल की छत जो थी उसके ऊपर बैठा
हुआ था। इन उपयुक्त आधारों पर वाक्यों का विश्लेषण इस प्रकार किया जा सकता है कि उस बहादुर लड़के ने शेर की गर्दन पर जो का मुक्का मारकर उसे गिरा दिया। बहादुर जो लड़का है उसने शेर को गिरा दिया। उस कर्ता विस्तार में बहादुर जो है वो कर्ता विस्तार है और लड़के ने कर्ता प्रधान यानी कि शेर की कर्म प्रधानता, जैसे कि गर्दन पर जो कर्म विस्तार है, जोर का कर्म यानी कि विस्तार, जो जोर का मुक्का मारकर यानी कि पूरक विस्तार, उसे कर्म विस्तार गिरा दिया यानी कि क्रिया प्रधान हो चुकी। छात्र मित्रों, यहाँ पर कुछ वाक्य के भेद दिए गए हैं छात्र मित्रों। जो वाक्य के भेद के हिसाब से हम अगर देखेंगे तो वाक्य के भेद के अंदर हम मुख्यतः 8 भेदों को हम जानने वाले हैं छात्र मित्रों। और ये 8 भेदों को जब हम जानेंगे छात्र मित्रों तब उसके अंदर हमको पता चलने वाला है कि क्या है छात्र मित्रों। तो वाक्य के भेद, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। आपने पहले भी कभी पढ़ा होगा, हिंदी में भी आया होगा, गुजराती में भी आपको पढ़ने में आया होगा, या फिर आपको अंग्रेजी में भी आया होगा। जो भी भाषाएं हैं उसमें वाक्यों के भेद आते हैं छात्र मित्रों। तो अर्थ की दृष्टि से अगर हिंदी की अगर हम बात करते हैं छात्र मित्रों तो अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के 8 भेद होते हैं। 8 भेदों में सबसे पहला है विधिवाचक। सबसे पहला अगर हो तो वो विधिवाचक है। दूसरा है आज्ञार्थ, तीसरा है प्रश्नार्थ, चौथा है विस्मयाबोधिक, पांचवा है संदेहवाचक, छठा है इच्छावाचक और 7 और 8 जो है ये संकेतवाचक है। सबसे पहले हम देखने वाले हैं छात्र मित्रों विधिवाचक वाक्य यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस, जिस वाक्य से किसी क्रिया के संपन्न होने का बोध हो। विधेय वाक्य में किसी भी क्रिया हो, कोई भी क्रिया हो, वो खत्म होने का भाव दर्शाती हो, उसे हम विधिवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे कि भाई साहब आज प्रयाग चले गए, राम ने खाना खाया, मेरे जाने के बाद ही वह आया था, नीरज को स्कूल गए 2 घंटे हो गए, प्रेमदत्त मैथिली ने रामायण पढ़ी, गीता रसोई घर में काम कर रही है, सन 1947 में हमारे देश को स्वतंत्रता हुआ या मिली। ये सारी चीजें जो हमें बताती है छात्र मित्रों कि यहाँ पर हर एक वाक्य के अंदर एक क्रिया का पूर्ण होना बताती है। तो हमारी जो विधिवाचक की जो व्याख्या है कि जिस वाक्य से किसी क्रिया के संपन्न होने का बोध हो उसे हम विधि वाक्य कहते हैं छात्र मित्रों। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य छात्र मित्रों, जिसे हम नेगेटिव सेंटेंस भी कहेंगे अंग्रेजी में। जिस वाक्य में किसी पक्ष द्वारा आदेशात्मक का बोध हो यानी कि आदेशात्मक यानी कि किसी को आदेश देना हो तो उसे हम नेगेटिव सेंटेंस या निषेधवाचक वाक्य भी कहेंगे छात्र मित्रों। जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पर दिया गया है कि जवाहरलाल भार्गव की अदालत में उपस्थित हो। यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, तुम आज ही वहां चले जाओ, एक आदेश दे रहे। तो जहां पर आदेश का भाव हो वहां निषेधात्मक वाक्य उसे कहते हैं। हरीश को यह काम करना पड़ेगा, हरीश जो लड़का है उसको यह काम आवश्यक रूप से करना ही होगा। भाग जाओ, यहाँ भी आदेश दिया गया है कि यहाँ से चले जाओ, सीधे घर चले आओ, तुरंत पत्र लिखना। ये सारी जो है आदेशात्मकता के भाव कराते हैं छात्र मित्रों। चौथा है जिसको हम पढ़ेंगे छात्र मित्रों, 2 यहाँ पर 3 का हिसाब से अगर तीसरा हम देखें तो यही होगा और ये तीसरा होगा, पर यहाँ पर भूल हो चुकी है। यहाँ पर प्रश्न वाक्य जिसे हम कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इस प्रकार के वाक्य में
किसी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से कोई प्रश्न किया जाता है। प्रश्न वाक्य में हमेशा प्रश्नवाचक का बोध हो, उसको हम प्रश्नवाचक कहेंगे। इसका अर्थ बतलाइए। ये एक जो वाक्य है उसका अर्थ बताइए। तुम घर कब आओगे, प्रश्न पूछा जा रहा है। तुम्हारी माताजी का क्या नाम है, तुम कब सोते हो, हरीश को आखिर क्या हो गया, तुम कॉलेज क्यों नहीं गए। ये सारी बातें प्रश्न पूछने का भाव को प्रस्तुत करती है छात्र मित्रों। यहाँ पर दूसरा दिया गया है विषयावबोधक वाक्य, जिस वाक्य में कुछ आश्चर्य या शोक या हर्ष या कोई आदि भाव को व्यक्त होता देखे तो आप समझिए कि वो वाक्य है विषयावबोधक। जैसे आह कैसा सुहाना मौसम है, वाह वाह क्या लाजवाब चीज है, अरे तुम कब आ गए, शाबाश तुमने खूब अंक प्राप्त किए, हाय यह क्या हुआ, अरे तुम असफल हो गए, राम राम बहुत अनर्थ हो गया। यहाँ पर सारी चीज़ों में एक आश्चर्य है, कहीं पर शोक है, कहीं पर हर्ष है। ये वाक्यों के सेंटेंस को अगर हम आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें पता चलता है। छठा देखेंगे छात्र मित्रों कि जिसे हम संदेह वाक्य कहेंगे। जिस वाक्य में संभावना यानी कि शंका हो, संदेह हो, आदि अर्थों का बोध हो, वैसे वाक्य को हम संदेह वाक्य कहेंगे। ऐसे वाक्य को हम संदेह वाक्य इसलिए कहेंगे छात्र मित्रों कि जिसके अंदर हमें संदेह होने का भाव प्रयुक्त होता है। संभवत वह आज आए, संभव है कि वो आज शायद आ सकता है, शायद आज सर्दी पड़े, शायद हो सकता है कि आज सर्दी बढ़ जाए, शायद पिताजी लौट आए, शायद आज वर्षा हो, वह अभी पहुंचा भी होगा या नहीं पता नहीं, शायद आज वह आए, वह पढ़ता होगा लेकिन मुझे क्या पता। ऐसे यहाँ पर संदेह बताने का जहाँ भाव हो वो संदेह वाक्य कहा जाता है छात्र मित्रों। इच्छावाचक वाक्य जिसको हम देखेंगे कि जिस वाक्य से शुभकामना, सहानुभूति, समर्थन या इच्छा आदि सूचित हो। जैसे मैं इसे डॉक्टर बनाऊंगा, एक इच्छा है कि इसे डॉक्टर बनाने की, भगवान आपको चिरायु करे यानी कि आपकी उम्र भगवान करे कि इच्छा है मेरा ये आशीष है कि आप चिरायु यानी कि आपकी उम्र बहुत लंबी हो, आप प्रसन्न रहिए, मेरी इच्छा है कि आप प्रसन्न रहिए, प्रभु आपकी कामना पूरी करे। इच्छा दर्शाते हैं कि प्रभु जो है आपकी इच्छा को पूर्ण करे। ये सारी इच्छा बोधक वाक्य कहा जाएगा। आखिरी है संकेतवाचक वाक्य। इस वाक्य प्रकार के वाक्य में शर्त या संकेत के भाव निहित रहते हैं। इस वाक्य में शर्त होती है या संकेत दर्शाते हैं। जैसे कि वर्षा होती तो मैं बाजरा बोता, अगर वर्षा होती तो या बारिश आती तो मैं बाजरा बोता, तुम खाओ तो मैं संतरे लाऊं, अगर तुम खाना चाहते हो तो ही मैं बाजार से संतरे लाऊंगा, यदि नौकरी मिल जाती तो विवाह हो जाता, अगर नौकरी मिलती तो विवाह उसका हो ही जाने वाला था, यदि श्रम करते तो पेट भर लेते, यदि पढ़ते तो पास हो जाते। यहाँ पर संभावना या संकेत दर्शाते हैं, उसी वाक्य को हम संकेत वाक्य कहते हैं। छात्र मित्रों, वाक्य के भेद एवं विश्लेषण जो हम आने वाले दूसरे लेक्चर में देखने वाले हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। आभार, धन्यवाद।